हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल की क्लास में जो है हमने साउंड्स का जो चैप्टर है क्लास 8th का वो हमने स्टार्ट कर दिया था और आज हम इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो आई होप कि आपने जो है लास्ट क्लास को देख लिया होगा। सो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे साउंड्स नीड अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। मतलब ये है कि साउंड को जो है प्रोपेगेट होने के लिए यानी कि ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है। साउंड ऐसे ही ट्रैवल नहीं कर सकता, अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकता, उसको एक मीडियम की ज़रूरत है। जैसे आप एक इमेजिन करें कि आप जो है आपने जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया। ठीक है, तो पिज़्ज़ा जो है उसको आपके घर तक डिलीवर करने के लिए यू नो कोई आएगा, ऑर्डर लेकर जो है वो लेकर आएगा आपके घर तक, तब जाके वो पिज़्ज़ा जो है आपके घर तक पहुंचेगा। तो इसी तरीके से जो है साउंड को भी ट्रैवल करने के लिए, मतलब जैसे कि मैं अगर बोल रही हूँ और सामने वाला सुन रहा है, तो मेरा जो बोला हुआ जो साउंड है वो सामने वाले को तक पहुंचना ज़रूरी है। तो ये जो ट्रैवल हो रहा है, साउंड का जो प्रोपेगेशन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, उसको एक मीडियम की ज़रूरत है। तो यही चीज़ हम इसमें जो है आज पढ़ने वाले हैं कि साउंड को जो है एक मीडियम की ज़रूरत है ट्रैवल करने के लिए। When you call up your friend who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. जब आप अपने दोस्त को बुलाते हैं, वो आपसे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, तो योर फ्रेंड इज एबल टू हेयर योर वॉइस। जब आप उसको बुलाते हैं तो वो आपकी आवाज़ जो है सुन लेता है। हाउ डज द साउंड प्रोपेगेट और ट्रैवल टू हर। तो किस तरीके से जो है साउंड, आपका बोला हुआ जो साउंड है वो उस तक पहुंचा। Can you think of an explanation? Is it possible that the decreasing amount of air in the tumbler had something to do with decreasing loudness of the ring? Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, you will not listen any sound. इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर दैट जितना भी एयर है, अगर उन सारे एयर को टम्बलर में जो है, कोई एक टम्बलर है, अगर उसके उसमें का सारा एयर आपने सक कर लिया है, तो उससे क्या होगा कि आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा। एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। क्यों सुनाई नहीं देगा? क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव्ड completely फ्रॉम अ वेसल, इट इज said that there is a vacuum in the vessel। जब एयर को पूरी तरीके से completely रिमूव कर दिया जाए उसके वेसल से, अगर किसी भी चीज़ में से अगर आप जो है एयर को पूरी तरीके से रिमूव कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम। द साउंड के नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। और वैक्यूम में साउंड जो है ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे एयर की प्रेजेंस नहीं है। डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड्स? लेट अस फाइंड आउट। टेक अ बकेट और अ बाथ टब, फिल इट विथ क्लीन वाटर। एक बकेट आप ले लो और उसको पानी से जो है ना उसको फिल करो। टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड, और अपने एक हाथ में एक छोटा सा बेल आप ले लो। शेक दिस बेल, और इस बेल को आप शेक करके देखो वाटर के अंदर टू प्रोड्यूस साउंड। मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब। तो जब आपने क्या किया कि इस बेल को वाटर के अंदर जो है आपने शेक किया, तो उससे क्या हुआ कि साउंड जो है प्रोड्यूस हुआ। प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस। और एक कान जो है आप बहुत ध्यान से, कि आपको साउंड सुनाई दे रहा है या नहीं, आपको जो है ना सुनना है। एक हाथ से जो है आप बेल बजाओगे पानी के अंदर रख के, और दूसरे कान से जो है ना आपको जो क्या करना है, सुनना है। कैन यू हेयर द साउंड ऑफ द बेल? क्या आपको बेल की जो साउंड है वो सुनाई दे रही है? डज इट इंडिकेट द साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स? तो आपको जो है साउंड सुनाई देगी, और इससे हमें ये पता चलता है कि जो साउंड है वो ट्रैवल करता है लिक्विड्स में भी। दैट इज हाउ वेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर। इसी तरीके से जो है जो वेल्स और डॉल्फिन्स है वो एक दूसरे से पानी के अंदर क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स ऑल्सो। अब हम क्या देखेंगे? हम देखते हैं कि क्या जो साउंड है वो ट्रैवल करता है सॉलिड्स में भी। You can also perform the above activity by placing your ear at one end of a long wooden or metallic table and asking your friend to gently scratch the other end of the table. We find that sound can travel through wood or metal. तो इस एक्टिविटी से हमें पता चल जाता है कि जो साउंड है वो वुड और मेटल में भी ट्रैवल कर सकता है। That sound can travel through wood or metal. In fact, sound can travel through any solid. Sound जो है किसी भी solid में क्या है? ट्रैवल करता है। You can perform interesting activities to show that sound can also travel through strings.
हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन आप बना के देख सकते हो, और उस कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स. So we have learned so far that vibrating objects produce sound and it is carried in all directions in a medium. Right, हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो जो भी ऑब्जेक्ट आपकी वाइब्रेट करती है वो क्या करती है, वो साउंड को प्रोड्यूस करती है. सो द मीडियम कुड बी अ गैस, अ लिक्विड और अ सॉलिड. और मीडियम हमारा कोई भी हो सकता है, चाहे वो मीडियम गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो. वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स. हम अब इस आवाज़ को कैसे सुनते हैं, हम जो है इस आवाज़ को कैसे सुनते हैं. सो वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स. हमारे जो कान हैं उनकी मदद से हम आवाज़ों को, साउंड्स को सुनते हैं. द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल. राइट, जो हमारे आउटर पार्ट का, जो ईयर का जो आउटर पार्ट है उसका शेप एक फनल जैसा है. व्हेन साउंड एंटर्स इट, जब साउंड वहाँ से एंटर करता है, ट्रैवल्स डाउन अ कैनाल एट द एंड ऑफ विच देयर इज अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. जब साउंड कान के अंदर एंटर करता है, वो साउंड ट्रैवल करता है, कैनाल से होते हुए जाता है, और उसको वहाँ से उसकी मुलाकात किससे होती है, एक थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन से होती है, जिसको बोला जाता है इट इज कॉल्ड द ईयर ड्रम. इट परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन, और वो जो है एक इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है. टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, अब इसको हम समझेंगे कि ईयर ड्रम जो है वो क्या करता है. लेट अस बिल्ड अ थिन बॉर्डर ऑफ द ईयर ड्रम. द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट. जो ईयर ड्रम है वो एक तरीके से स्ट्रेच्ड रबर शीट की तरह है. साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट. और जब साउंड की जो वाइब्रेशंस आपके कान से, कैनाल से होते हुए ईयर ड्रम तक पहुंचती है, तो साउंड वाइब्रेशंस क्या करती है, ईयर ड्रम को भी वाइब्रेट कराती है. मतलब जो साउंड वाइब्रेशंस आपके ईयर ड्रम तक पहुंचते हैं, तो ईयर ड्रम भी क्या करता है, वाइब्रेट करने लगता है. सो द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशंस टू द इनर ईयर. और जो ईयर ड्रम है वो उन वाइब्रेशंस को और इनर ईयर में भेज देता है. फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन. और वहां से जो सिग्नल है वो सीधा ब्रेन तक पहुंच जाता है. दैट इज हाउ वी हेयर. और इस तरीके से जो है हम सुनते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ह्यूमन ईयर जो है यहाँ पे ड्रॉ किया गया है. इसमें इन्होंने बहुत साफ, इन्होंने जो है ईयर ड्रम को लेबल किया है. आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर ड्रम बना है, जो कि एक स्ट्रेच्ड थिन मेम्ब्रेन होता है. और साउंड जब आपके कान में ट्रैवल करता है, कैनाल से होते हुए वो ईयर ड्रम तक पहुँचता है. और ये जो ईयर ड्रम है वो क्या करता है, वो वाइब्रेट करता है. और ये जो वाइब्रेशंस है वो इनर ईयर में जाती है, और वो सिग्नल जो है सीधा ब्रेन तक पहुँचता है. और इस तरीके से हम सुनते हैं. तो इनर ईयर की जो है यहाँ पे इन्होंने बहुत एक अच्छी सी फिगर इन्होंने बना के यहाँ पे दिखाई है, आप देख सकते हो. सो एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन. अब हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी एक वाइब्रेशन की. इसको बड़े ध्यान से आपको सुनना है. ये वाला जो टॉपिक है ये बच्चों को बहुत आसानी से नहीं समझ में आता. जब आप इसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, 2 से 3 बार आप इसको बुक में पढ़ोगे, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन समझ में आ जाएगा. ठीक है. सो वी हैव लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन. हम ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वाइब्रेशन क्या होता है. वाइब्रेशन वो होता है जो टू एंड फ्रो की मोशन करता है, यानी अपनी मीन पोजीशन से आगे और अपनी फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पे आता है, फिर मीन पोजीशन से इधर आता है, और फिर वापस अपने मेन पोजीशन पे आ जाता है. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं. जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि वाइब्रेशन हो रही है. और इसी मोशन का एक और नाम भी है जो हमने क्लास 5th में पढ़ा हुआ है, विच इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन. दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. You have already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period, right? ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि oscillatory motion क्या होता है. वाइब्रेशन को ही टू एंड फ्रो मोशन, बैक और फोर्थ मोशन जिसको कहते हैं, उसी को हम वाइब्रेशन और उसी को हम ऑसिलेटरी मोशन ही भी कहते हैं. यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी मेन पोजीशन से लेके आगे और पीछे की तरफ हुए जा रहा है, उसी पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे जो है मोशन करते जा रहा है, उसी को हम वाइब्रेशन और ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं. ठीक है. और टाइम पीरियड हमारा क्या होता है कि टाइम पीरियड हमारा होता है कि जब हमारा एक ऑब्जेक्ट एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, जितने टाइम पे एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है उसको हम उसकी टाइम पीरियड बोलते हैं. यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ऑसिलेशन हमारा 1 सेकेंड में कर रहा है तो हम उसका बोलेंगे कि इसका टाइम पीरियड कितना है, 1 सेकेंड है. द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. अब हम यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन देखेंगे. फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन ये है कि 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस जो है उसने किए हैं. द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हुए हैं, उसी
को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी को किस में एक्सप्रेस किया जाता है? हर्ट्स में एक्सप्रेस किया जाता है, जिसका सिंबल है एच, कैपिटल एच एंड स्मॉल जेड। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्स इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्स मीन्स 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है? 1 ऑसिलेशन हो रहा है। सो इफ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो 1 सेकेंड में 20 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि 1 सेकेंड में कितना बार ऑसिलेट कर रहा है? 20 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20 हर्ट्स हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब भी यही है कि 1 सेकेंड में वो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस का, जितने में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कर रहा है उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आंसर कितना होगा? 20 हर्ट्स। यू कैन रिकॉग्नाइज मेनी फेमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूसिंग देम। How is it possible? These sounds must be different to enable you to recognize them. Have you ever thought what factors make them different? Amplitude and frequency, जो कि two important properties होती है sound की. Can we differentiate sounds on the basis of their amplitudes and frequencies? So basically, ठीक है, चलो अब हम देखते हैं लाउडनेस और पिच के बारे में हम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। टेक अ मेटेलिक टम्बलर एंड अ टेबल स्पून, स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर। क्या लेना है आपको? एक मेटेलिक टम्बलर ले लेना है और एक टेबल स्पून लेना है, और टेबल स्पून से जो है जेंटली आपको उस टम्बलर के ब्रिम पे स्ट्राइक करना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक टम्बलर है। देन हेयर द साउंड प्रोड्यूस्ड, उसके बाद जो साउंड प्रोड्यूस होता है आप उसको सुने। नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर, उसके बाद टम्बलर पे जो है स्पून को बैंग करे एंड हेयर द साउंड प्रोड्यूस्ड अगेन, और दोबारा से क्या है आप उसको दोबारा से सुनो। इज द साउंड लाउडर व्हेन द टम्बलर स्ट्रक हार्ड, और इस बार आप देखिए कि क्या जब आपने स्ट्रक किया था, तेज स्ट्रक किया आपने टम्बलर को, तो क्या जो साउंड हमारा प्रोड्यूस हुआ था वो लाउडर था। नाउ सस्पेंड अ स्मॉल थर्मोकॉल बॉल टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर, एक थर्मोकॉल बॉल को जो है आप क्या करें, सस्पेंड करें वहां पे, टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर, इस तरीके से कि वो टम्बलर के रिम पे टच करे। जैसे आप फिगर 13.17 में आप देख सकते हो। वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट, उसके बाद क्या है कि वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट, उसको स्ट्राइक करें एंड देन उसको वाइब्रेट करें। सी हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस्ड, और ये देखें कि कितने दूर जो है वो जो हमारा थर्मोकॉल बॉल है वो डिस्प्लेस्ड हुआ है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज अ मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर। तो ये जो जितना ज़्यादा उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उस बॉल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं। उस टम्बलर का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि जितना ज़्यादा उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना भी होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड देन अ लिटिल हार्डर। अब आप क्या करें कि टम्बलर को जो है आराम से मारो एंड देन अ लिटिल हार्डर, उसके थोड़ा सा तेज। कंपेयर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ वाइब्रेशंस, तो इस वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड्स को आप कंपेयर करें ऑफ द टम्बलर इन द टू केसेस, इन विच केस इज द एम्पलीट्यूड लार्जर। तो किस केस में जो है एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा? जब आप टम्बलर को तेज हार्ड स्ट्राइक करोगे तो उससे क्या होता है कि हमारा जो है एम्पलीट्यूड उसका बड़ा होगा, और अगर आप जो है हल्के से टम्बलर को स्ट्राइक करते हो तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। सो लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड, यानी कि जो हमारी जो लाउडनेस होती है साउंड की वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड, यानी कि लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस, अगर हम एग्जाम्पल पे देखें कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट को आपने जो है स्ट्राइक किया और उसका एम्पलीट्यूड आया कितना, इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4, तो जो लाउडनेस है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा बाय अ फैक्टर ऑफ 4। सपोज अगर एम्पलीट्यूड अगर आप ले लेते हैं 2, अगर आप ले लेते हैं तो अगर जब आप 2 का स्क्वायर करोगे तो वो लाउडनेस क्या हो जाएगा? 4। सो लाउडनेस इंक्रीज हो जाता है बाय अ फैक्टर ऑफ 4। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट कॉल्ड डेसिबल, जो लाउडनेस है उसको एक्सप्रेस करते हैं किस यूनिट में? डेसिबल में, विच इज कॉल्ड स्मॉल डी एंड capital B. The following table gives some idea of the loudness of the sound कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से जो भी हमारा लाउडनेस साउंड का जो लाउडनेस है वो आपको इस छोटे से टेबल में आपको दिया हुआ है। जैसे अगर आप जब नॉर्मल ब्रीथ करते हो, जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो तो उसका जो हमारा लाउडनेस है, उस साउंड की जो लाउडनेस है वो है 10 डेसिबल। सॉफ्ट विस्पर, जब आप धीरे धीरे से विस्परिंग करते हो, हल्के हल्के से बात करते हो, तो उसका जो उस साउंड की जो लाउडनेस होती है वो है 30 डेसिबल। नॉर्मल कन्वर्जेशन, जैसे कि एक नॉर्मल कन्वर्जेशन हम बात करते हैं तो उसकी जो साउंड की लाउडनेस होती है वो 60 डेसिबल
डेसिबल होती है। बिजी ट्रैफिक की जो साउंड की लाउडनेस है वो 70 डेसिबल होती है, और एक एवरेज फैक्ट्री की जो है साउंड की लाउडनेस हमारी 80 डेसिबल होती है। एंड अबव 80 डेसिबल द नॉइस बिकम्स फिजिकली पेनफुल। और 80 डेसिबल से ज़्यादा जो भी हमारा साउंड होगा, उसकी जो लाउडनेस होगी, तो वो क्या होगा, द नॉइस बिकम्स फिजिकली पेनफुल, राइट। तो वो हमारे कानों के लिए, हमारे लिए जो है पेनफुल होगा मोर देन 80 डेसिबल, अगर उसकी साउंड की लाउडनेस होगी तो। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियर शब्द में लिखा है कि जो साउंड की लाउडनेस है, कि साउंड कितना ज़्यादा होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसके एम्पलीट्यूड पर। जैसे हमने यहाँ पे अभी एग्जाम्पल देखा था कि जब हमने स्ट्राइक किया था, तेज स्ट्राइक किया, तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ, तो उससे जो आवाज़ निकली वो भी हमारी ज़्यादा लाउड थी एज कम्पेयर टू जब हमने उसको हल्के से स्ट्राइक किया। सो व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, जब हमारे वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा रहेगा, तो जो साउंड उससे प्रोड्यूस होगा वो भी हमारी ज़्यादा लाउड प्रोड्यूस होगी। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, जब अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल रहेगा, तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो फीबल रहेगी, यानी कि कम रहेगी, कमज़ोर रहेगी। सो कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विद दैन ऑफ एन एडल्ट। आप कंपेयर करिए कि एक बेबी और उस एडल्ट का जो साउंड है उसमें कोई डिफरेंस है। इवन इफ टू साउंड्स आर इक्वली लाउड, अगर दोनों के साउंड्स इक्वली लाउड, लाउडनेस यानी कि एम्पलीट्यूड उन दोनों का बिल्कुल सेम है, लाउडनेस बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी कुछ तो दोनों में डिफरेंस है। लेट अस सी हाउ। तो आगे से आगे का जो है इस चैप्टर का हम आगे वाला पार्ट, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आज जो आपने पढ़ा है उसको आप जो है ना रिवाइज करते रहें और उसको अंडरस्टैंड करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।